नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात ही है कि इस समय आपके खेतों में रबी की बुवाई हो चुकी है। भाई, इस समय पर अगर पौध संरक्षण की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो तो क्या कहने, एक और जहां आपको अपने खेतों से भरपूर पैदावार प्राप्त होगी, वहीं दूसरी ओर मुनाफा ही मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो चलिए आज के अंक में हम बात करते हैं कि रबी की फसलों में पौध संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। इस विषय को लेकर जानकारी दे रहे हैं हमारे आज के विशेषज्ञ, जो कि हैं रविंद्र मोदी जी, उप संचालक कृषि संचालनालय भोपाल से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जो गेहूं की पौध उनके खेतों में लगी हुई है, इसमें उन्हें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, अभी क्या है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो मालवा क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो बोनी हो चुकी है गेहूं की, लेकिन अभी बघेलखंड में या महाकौशल में या बुंदेलखंड में कुछ क्षेत्र में गेहूं की खेती मतलब शोइंग अभी किसान भाई कर रहे हैं। जो धान लगाते हैं हमारे किसान भाई, धान की थोड़ी सी फसल लेट होती है, मतलब लंबा पीरियड होता है, तो धान निकालने के बाद में अब वो लोग गेहूं लगाने की तैयारी में है या वो गेहूं की शोइंग कर दी है या कर रहे हैं। तो मैं उन किसान भाइयों को ये कहूँगा जिनकी सोइंग हो चुकी है, तो वो ये ध्यान रखें कि अगर 30 दिन की उनकी गेहूं की फसल हो गई है तो अब उनके लिए उसमें पानी चलाने की आवश्यकता है और जो उर्वरक का पहला डोज है सोइंग के बाद वाला वो देने की ज़रूरत है। और जो लोग सोइंग अभी करने की तैयारी में है या प्लानिंग है सोइंग की, मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि वो बीजोपचार करके अपनी फसलों को बोएं, जिससे कि फसल को सुरक्षा प्राप्त हो सके। अच्छा जी। सरसों की जो फसल है उसमें कीट बहुत ज्यादा लगता है, तो किसान भाई उसके लिए क्या सावधानियां बरतें? आपने ये बिल्कुल सही बात कही है। मध्य प्रदेश में सरसों का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। पहले हम लोग गिर्द के क्षेत्र में या ग्वालियर डिवीजन में ही सरसों देखने को मिलती थी, आजकल मालवा में, बुंदेलखंड में और मतलब इक्वली सभी जगह पे सरसों जो है हमारे किसान भाई लगा रहे हैं। और सरसों की फसल अगर हम मोटे तौर पे देखें तो अभी 30 से 45 दिन के आसपास अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समयावधि की फसल है, और ये समय बिल्कुल अभी उपयुक्त है कीटों के आक्रमण के लिए। जिस तरह से हम देखते हैं कि रात्रि के समय में थोड़ी सर्दी हो जाती है और दिन में तेज गर्मी होती है, ऐसा सीजन जो होता है वो कीड़ों के बढ़वार के लिए अच्छा होता है। और सरसों पे इस समय पे माहू की आने की संभावना बिल्कुल है, और कई क्षेत्रों में माहू देखा गया होगा, हमारे किसान भाइयों ने देखा होगा। मैं उन किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अगर उनके यहाँ पर माहू दिखाई दे रहा है तो बहुत ही कम जहरीली दवाएं होती हैं, इस तरह का उपयोग करेंगे। ज़्यादा महंगी दवाओं की तरफ किसान भाई ना जाएं। रोगोर जैसी दवा का स्प्रे अगर वो करेंगे 1 से 1.25 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से, तो उनको माहू से कंट्रोल मिल जाएगा। जी सर, जो चना है हमेशा देखा गया है कि किसान भाई बड़े ही परेशान रहते हैं, चने के ऊपर इल्ली अटैक कर देती है और पूरी की पूरी चने की फसल एकदम खराब हो जाती है। तो किस प्रकार से ये जो जीव है, जो कीट है, इसका नियंत्रण किसान भाई पहले से कैसे अपनाएं? बिल्कुल, ये हमारे क्षेत्र में थोड़ा सा समस्या है चने के साथ में। मैं पहले तो किसान भाइयों से एक बात का अनुरोध करूंगा कि जो हम लोग हाथ से इंटरकल्चर ऑपरेशन के साथ उसमें चने के खेत में करते थे, आजकल वो प्रैक्टिस खत्म होती जा रही है। तो मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि जो निदाई गुड़ाई का काम वो लोग करते थे, वो निदाई गुड़ाई का काम जो है करते रहें। और दूसरा एक प्रैक्टिस हमारे यहाँ पे थी, हम चने की भाजी तोड़ के खाते थे। तो भाजी तो एक बहाना था, लेकिन यदि चने की हम ऊपर की जो मध्य कलिकाएं हैं उनको अगर हम तोड़ देते हैं तो चने की ब्रांचिंग बहुत अच्छी निकलती है। जब पौधे की ब्रांचिंग अच्छी होगी तो नेचुरली उसमें पॉड या फलियां ज़्यादा लगेंगी और दाना अच्छा भरेगा, दाना अच्छा मिलेगा। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि भाजी तोड़ने के बहाने वो जो है ऊपर से जो कोमल पत्तियाँ हैं चने की उनको अवश्य तोड़ें, जिससे ब्रांचिंग अच्छी निकलेगी। दूसरा, जो आपने कहा उस पर कीट का आक्रमण, उसमें बहुत ज़्यादा जो है चने की इल्ली का आक्रमण होता है। कटवर्म भी कई बार चने में देखने को मिलता है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो लोग ऐसे जिनने चना लगाया है अपने खेत में, वो इंटीग्रेटेड अगर अप्रोच अपनाएंगे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बहुत दिनों से हमारे किसान भाई करते रहे हैं, इसकी अलग अलग विधियाँ हैं, उनको अगर अपनाएंगे तो इनको अच्छा सा उसमें कंट्रोल मिलेगा। इंटीग्रेटेड में है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, हम जो भी विधियाँ कीट नियंत्रण के लिए अपनाते हैं उन सारी विधियों के लिए हम अगर मिला जुला के इस तरह से उनका समन्वय करें कि जो है कम से कम खर्च में हम अच्छा सा जो है नियंत्रण प्राप्त कर सकें, उसको हम इंटीग्रेटेड
पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। जी। तो पहले जो मैंने बताया इंटरकल्चर ऑपरेशन, निंदाई गुड़ाई वगैरह करेंगे, उससे क्या होगा कि जो पिछले सालों के अंडे या उनके प्यूपे मिट्टी में पड़े हुए हैं जी, वो नष्ट हो जाएंगे। जी। उसके बाद में फिर वो अपने खेतों में ऐसे टी आकार की खूंटियां जो हम पहले से लगाते आ रहे जी, हैं, ऐसे टी आकार की खूंटियां वो अपने खेतों में अगर लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि इनिशियल स्टेज में जब इल्ली का आक्रमण हमारे फसलों पर होता है, हाँ जी। तो जो वायुमंडल के पक्षी हैं वो उस खूंटी पे आकर बैठते हैं और वो इल्लियों को बीन बीन के खा जाते हैं। इस तरह से इल्लियों की जो पॉपुलेशन है उसको मैनेज करने में हमें सहायता मिलती है। उसके जो अगला स्टेज है, अगर उसमें भी क्या होता है कि वो 100% इल्लियाँ तो नहीं खा पाते, नहीं खा कुछ बच पाएंगे। जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो इल्लियाँ बच जाती हैं तो फिर वो आगे जाके जो है एडल्ट बनते हैं और वो एग लेइंग करते हैं, उससे फिर दूसरी इल्लियाँ आती हैं और इल्लियों की इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती है। जब इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो तो हम वहाँ पर लाइट ट्रैप वगैरह की व्यवस्था करें। लाइट ट्रैप से भी इल्लियों को अच्छा कंट्रोल हम कर सकते हैं। जो सकिंग पेस्ट हैं, जो मतलब रस चूसने वाले कीड़े हैं, उनके लिए हम लोग ग्रीस वाले जो पट्टे लगाते हैं। हमारे किसान भाई पीले रंग का एक स्लेट लेते हैं, पीले रंग का कोई पटिया लिया, उसको पीले कलर से पोत के उसके ऊपर ग्रीस लगा के जगह जगह अपने खेतों में उसको खड़ा कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वो उड़ने वाले कीड़े उसमें चिपक जाते हैं। पीले रंग की तरफ कीड़े आकर्षित होते हैं। अच्छा जी। तो उससे हम नियंत्रण करेंगे। उसके बाद में फिर हम HNPV जैसे जो हमारे जैविक कीट नियंत्रण है उनका उपयोग करें, उनसे नियंत्रण करें। और जब लेटर स्टेज आ जाए, जबकि बिल्कुल इल्लियाँ बड़ी बड़ी हो जाए, या क्या होता है कि हर इल्ली में रेजिस्टेंस पावर नहीं होती है। जिनमें रेजिस्टेंस पावर नहीं होती है वो हमारे जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है उनसे वो कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन जिनमें रेजिस्टेंस पावर है वो इल्लियां फिर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगी। और ऐसी इल्लियों के लिए फिर हमें केमिकल की आवश्यकता होती है। तो लेटर स्टेज में किसान भाई क्लोरपायरीफास, क्विनोलफास या ट्राइजोफास जैसी दवाओं का उपयोग करें। और मेरा किसानों से अनुरोध ये है कि वो जिस खेत में मसूर लगा रहे हैं अगले साल उसमें मसूर ना लगाएं। जहाँ गेहूं लगा रहे हैं वहाँ पे मसूर लगा दें। अगले साल यहाँ पे गेहूं लगा दें, तो उनको अच्छा नियंत्रण मिलेगा। अब अगर मान लीजिए उनने ये गलती कर चुके हैं, मसूर लगा चुके हैं और वहाँ पे अगर उनको भभूतिया रोग देखने को मिल रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए कि जो बाबिस्टीन नाम की दवा है, कार्बनडाजिम और M45, इन दोनों दवा का मिश्रण बना के और इसका स्प्रे अगर वो करेंगे तो उनको कंट्रोल मिलेगा। और जो आपने उकठा रोग का कहा है, अगर उकटा रोग उनके खेत में आ रहा है तो वो अपने खेतों में देखेंगे, खेत की मेड़ पे खड़े होकर अगर देखेंगे और ऐसे अगर पैचेज में, गोले में जो है फसल सूखती हुई दिखाई दे रही है, तो ये उकटा रोग के लक्षण है। ऐसी फसलों, ऐसे पौधों के लिए जो ग्रसित हो गए उनको उखाड़ के उन्हें किसान भाइयों को जला देना चाहिए। ऐसे जो पौधे एक बार खराब हो चुके हैं वो नहीं सुधरेंगे, लेकिन बाकी फसल हमारी सुधर सकती है। उसके लिए जो मैंने आपको बताया कार्बनडाजिम दवा का जो है स्प्रेइंग करेंगे तो उनको कंट्रोल अच्छा मिलेगा उसमें। किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान
ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேராக நாங்கள் வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்கள் வித்ரா பண்ணின்னு வந்து நாங்கள் விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી ખેતી કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। किसान भाइयों, अब हमारी चर्चा जारी है। आज के अंक में हम बात कर रहे हैं कि रबी की फसलों में किस प्रकार से पौध संरक्षण किया जाए। हम बात कर रहे हैं रविंद्र मोदी जी से। सर, आप ये बताइए कि कपास की फसल में जो पिंक वर्म है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और हमारे किसान भाई इससे बड़े परेशान है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? मैडम, आज मध्य प्रदेश के आप पूरे क्षेत्र के किसानों को इसमें कवर कर रही हैं। आपने आज पूरी तरह से विचार करके आई हैं कि आज हमारे इस प्रोग्राम से प्रदेश का हर किसान लाभान्वित होना चाहिए। आपने अलग अलग फसलों में अलग अलग उसमें पूछा है। ये बिल्कुल सही बात है। निमाड़ क्षेत्र में हमारे यहाँ पे हमारे किसान भाई कपास लगाते हैं और इस समय पे जो समय है वो पिंक बॉलवर्म का है और उसका आक्रमण कई जगह पे देखने को मिल रहा है। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अगर वो HNPV वायरस का उपयोग उसके अगेंस्ट में कर चुके हैं तो अब उनको ट्राइजोफास नाम की दवा का उपयोग करना चाहिए, क्लोरपायरीफास का उपयोग करना चाहिए। अभी क्या है कि बहुत अर्ली स्टेज है, इस समय पे उनको बहुत ज़्यादा महंगे कीटनाशकों का जो हमारे निवाड़ के किसान भाई करते हैं उनका उपयोग अभी ना करके अभी जो इनिशियल स्टेज में उनको जो है ट्राइजोफास दवा का उपयोग करेंगे तो उनको अच्छा नियंत्रण उसमें मिलेगा। मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा इसमें। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। सर, जो गेहूं है इसमें खरपतवार की समस्या तो किसान भाई देखते ही हैं। उन्हें कौन सी एक विधि जिसे आप बताएं कि किसान भाई बड़े ही आसानी से अपनी जो गेहूं की फसल उसे खरपतवार से बिल्कुल। हमारे जो किसान भाई गेहूं लगा रहे हैं उनके लिए चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती दोनों तरह के खरपतवारों की समस्या देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि पेंडिमेथिलिन नाम की जो दवा है अगर उसका वो उपयोग उसमें करेंगे तो उनके लिए जो है ना दोनों तरह के खरपतवार से नियंत्रण मिलेगा। और बेहतर तो ये होगा कि अगर हाथ से आप उसकी खरपतवार का नियंत्रण करते हैं तो सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि जो एक खरपतवार है गेहूं का मामा जिसको हम लोग कहते हैं गेहूं सा, वो हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा हर साल परेशान करता है और उसका नियंत्रण में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। अगर वो हाथ से उसकी नियंत्रण करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो मिट्टी है वो मिट्टी खुल जाएगी और पौधों के लिए सांस लेने के लिए अच्छा व्यवस्था हो जाएगी, उससे पौधों की बढ़वार अच्छी होगी। तो किसान भाइयों को पहली सलाह तो यही है
कि वो हाथ से उसका नियंत्रण करें, और अगर वो संभव नहीं है तो पेंडिमिथिलिन दवा को उपयोग कर सकते हैं। जी सर, ये कहा जाता है कि गेहूं की फसल में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है वो समय समय पर सिंचाई। जी, तो बिल्कुल। कौन सी सिंचाई कब और कितनी मात्रा में करनी चाहिए, कितने दिनों में करना चाहिए, वो अगर आप बताएंगे तो हमारे किसान भाई बिल्कुल बहुत ठीक ज्यादा है। देखिए, जो अब हमारे यहाँ पे क्या है कि गेहूं बहुत अलग अलग वैरायटी के गेहूं हमारे किसान भाई लगाते हैं। जी। जो विदिशा क्षेत्र, रायसेन क्षेत्र या सीहोर क्षेत्र में अशोकनगर तक अगर हम देखेंगे तो हमारे किसान भाई सरवती लगाते हैं। जो सरवती लगाते हैं वो बहुधा अनइरिगेटेड सरवती लगाते हैं, बस पलेवा करके और जो है उसकी सोइंग करते हैं। तो ऐसे जो गेहूं हैं उनके लिए जनरली उसकी इरिगेशन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जिन किसानों ने इस तरह की प्लानिंग की है कि एक पानी उसमें, एक पलेवा और एक पानी देंगे सरवती गेहूं में, तो एक पलेवा और एक पानी जब वो दे रहे हैं तो पहले पानी के साथ में, मतलब पलेवा जब उनने बोया उस टाइम पे उनने वेसल डोज फर्टिलाइजर का दे दिया। हाँ जी। अब जब वो पानी छोड़ेंगे उसके पहले जो बचा हुआ उसका नाइट्रोजन का डोज है, या जनरली यूरिया उपयोग करते हैं हमारे यहाँ, तो यूरिया का जो बचा हुआ डोज है उसको वो ब्रॉडकास्ट करके उसके बाद में पानी छोड़ेंगे। ये उनके लिए सलाह है। जो 2 पानी या 3 पानी की फसल ले रहे हैं उन लोगों के लिए सलाह ये है कि उसको वो कम से कम 2 भाग में, जो मतलब दूसरे भाग का यूरिया है उसको 2 भागों में बांट लेंगे। पहले पानी के मतलब 30 दिन के बाद में जो पानी लगा रहे हैं उसके बाद में एक डोज जो है यूरिया का वो ब्रॉडकास्ट करेंगे, और फिर 60 दिन बाद जो दूसरा पानी लगा रहे हैं उसके बाद में भी पानी का उसका यूरिया का वो स्प्रे करेंगे। अब जो बिल्कुल फुल्ली इरिगेटेड गेहूं लगाते हैं, जो 5 पानी हमारे किसान भाई देते हैं, उनके लिए मेरी सलाह यही होगी कि वो अपना जो यूरिया का डोज है उसको 4 भाग में बांट लें बराबर बराबर। बचा हुआ जो भाग है उसके लिए हर पानी के साथ में एक एक डोज वो डालते जाएंगे, तो उनको बेहतर बढ़वार मिलेगी, अच्छी उपज होगी और हमारे किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। जी, अगर हम गेहूं की ही बात कर रहे हैं तो गेहूं में कीट नियंत्रण किसान भाई किस प्रकार से करेंगे? देखिए, जो गेहूं है, गेहूं की फसल में जनरली कीड़ों का आक्रमण नहीं होता है, लेकिन कई सारे क्षेत्रों में हमारे यहाँ दीमक की समस्या है। और दीमक का जो है गेहूं में आक्रमण हो जाता है, और जब दीमक का आक्रमण होता है तो गेहूं की फसल जो है सूखने लगती है। और किसान भाइयों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। कई बार तो शुरुआत में हमारे किसान भाई ऐसा सोचते हैं कि ये शायद या तो पानी की कमी की वजह से हो रहा है या हमने उर्वरक कम दिया है इस वजह से हुआ है। ऐसी समस्या गेहूं में नहीं है। ये अगर सूख रहा है तो आप उसको उखाड़ के देखिए, गेहूं की फसल को जैसे आप अपरूट करेंगे तो उसमें देखेंगे नीचे से उसकी जो जड़ें हैं वो कटी हुई आपको दिखाई देगी। अगर आपकी जड़ें गेहूं की कटी हुई दिखाई दे रही हैं तो उससे आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ पर दीमक का आक्रमण हुआ है। अब इसमें 2 जो नियंत्रण हैं उसके 2 तरीके हैं, या तो हम जैविक नियंत्रण करें दीमक का, या फिर केमिकल नियंत्रण करें। जैविक करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमारे किसान भाई जैविक नियंत्रण करते रहते हैं, उनको इस चीज़ की जानकारी है। जैविक नियंत्रण के लिए उन्हें क्या करना है कि जो मिट्टी के मटके होते हैं, पुराने मटकों के लिए जगह जगह अपने खेत में थोड़ी थोड़ी दूरी पर उन मटकों को गाड़ देंगे। उन मटकों के अंदर मक्के के जो भुट्टे हैं, उस भुट्टे का जो अंदर का छूचन निकलता है, मतलब दाना निकलने के बाद उन भुट्टों को उसमें, उसके छूचन को उसमें भर देंगे। तो क्या होता है कि उसकी जो स्मेल होती है उससे दीमक आकर्षित होता है और वो उसको खाने के लिए उस मटके के अंदर घुस जाता है। और 1-2 दिन के बाद आप देखेंगे तो वो मटका जो है दीमक से बिल्कुल भरा हुआ होगा। ऐसे मटकों को आप निकाल के और ले जाके उसको जला देंगे तो दीमक नष्ट हो जाएगा। ये तो हो गया। हाँ, ये बढ़िया तरीका है। इसमें आपको दवा भी नहीं लगेगी, कोई पैसा भी नहीं लगेगा। बहुत ही सस्ता, सुंदर और टिकाऊ ये तरीका है। अगर ये संभव नहीं है, ये नहीं कर पा रहे हैं आप, और आप केमिकल नियंत्रण ही उसके लिए चाहते हैं, तो आपको आपके खेत में क्लोरपायरीफास की ड्रेंचिंग करनी होगी। अब ड्रेंचिंग जो है वो स्प्रेइंग से अलग है। हमारे किसान भाई क्या करेंगे कि जो हमारा नेक्सेक स्प्रेयर का नोजल है, उस नोजल को आप खोल लेंगे। नोजल को खोलने के बाद में उसकी धार गिरेगी। उस धार को, जो हमारी गेहूं की 2 लाइनें हैं, उन लाइनों के बीच में उसको धार को गिराते हुए जाएंगे। और इसमें जो डोज लगेगा वो दवा का डोज डबल लगेगा। जो हम 1.5 लीटर तक लगा रहे हैं 1 हेक्टेयर में, वो करीब 3-3.5 लीटर दवा आप लगाएं और उसको ड्रेंचिंग करें। ड्रेंचिंग करने के बाद में फिर आप पानी छोड़ देंगे तो वो दवा नीचे ज़मीन में बैठ जाएगी और दीमक को नष्ट कर देगी। इस तरह से वो अगर उपचार करेंगे तो उनको अच्छा नियंत्रण मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। किसान भाइयों, अभी आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आपके लिए खबरें खेती की बस प्रस्तुत है। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। गांव को प्राकृतिक बीज उपलब्ध कराएं,
तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी जा रही आर्थिक मजबूती, श्री विधि से करें गेहूं की बुआई, चने की उन्नत प्रजातियां लगाएं और मसूर में उकठा रोग का नियंत्रण। और अब खबरें विस्तार से। गांव को प्राकृतिक बीज उपलब्ध कराएं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पोषण अभियान को मजबूती देने के लिए न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पर एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस नई पहल का उद्देश्य ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन विमेन इन एग्रीकल्चर के नेटवर्क के माध्यम से भारत के 75 गांवों तक पहुंच कायम करना है, जो भुवनेश्वर स्थित संस्थान के साथ समन्वय के अलावा भारत के 12 राज्यों में 13 केंद्रों में परिचालन में है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी जा रही आर्थिक मजबूती। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा है कि प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण के जरिए राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 33 लाख संग्राहकों, जिनमें अधिकतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हैं, को आर्थिक मजबूती प्रदान की जा रही है। इनमें 44% महिलाएं हैं। श्री विधि से करें गेहूं की बुआई। श्री विधि से बोए जाने वाले गेहूं की खेत की तैयारी सामान्य गेहूं की भांति ही करते हैं। खरपतवार व फसल अवशेष निकालकर खेत की 3-4 बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर लें। उसके बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर जल निकासी का उचित प्रबंध करें। यदि दीमक की समस्या है तो दीमक नाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। खेत में पर्याप्त नमी न होने पर बुआई के पहले एक बार पलेवा करना चाहिए। इस तरह से सिंचाई समेत दूसरी कृषि कार्य आसानी से और कम लागत में हो सकेंगे। गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों का चयन स्थानीय कृषि जलवायु एवं भूमि की दशा के अनुसार करना चाहिए। क्षेत्र विशेष के लिए संस्तुत किस्मों के प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें। श्री विधि से गेहूं की बोनी करने पर बीज कम लगता है। इस स्थिति में 10 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ बोना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 8 इंच रखें। असिंचित या अर्धसिंचित दशा में सुजाता JW 17, 3020, 3173, 3211, 3269, 3288 HI, 1500 अमृता, 1531 हर्षिता, 8627, 8638 मालव क्रांति, सिंचित एवं समय से बोनी GW 273, 322, 366 HI 8494 मालव शक्ति, 1479 स्वर्णा, सिंचित एवं पछेती बोनी JW 1202, 1203 HI 1418, 1454 आभा की करनी चाहिए। चने की उन्नत प्रजातियां लगाएं। चने में प्रोटीन की प्रचुरता के कारण इसका दलहनी फसलों में महत्वपूर्ण स्थान है। यदि कीटों व रोगों का समेकित प्रबंधन किया जावे तो उत्पादन को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्नत जातियों का बीज उपयोग कर हम उत्पादन को निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। मसूर में उकठा रोग का नियंत्रण। मसूर में सूखा या उकठा रोग के कारण अत्यधिक नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम तथा थायरम 2 ग्राम अथवा कार्बेक्सिन 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से बीज का शोधन करना चाहिए। अगर खेत में उकठा या गेरुई रोग का प्रकोप हो तो मसूर की रोग प्रतिरोधी प्रजातियों जैसे नरेंद्र मसूर 1, पंत मसूर 4, पंत मसूर 5, प्रिया, वैभव जैसी प्रजातियों की बुआई करना चाहिए। ग्रीवा गलन या मूल विगलन रोग से फसल के बचाव के लिए 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को 2.5 क्विंटल गोबर की खाद में मिलाकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। सरसों में खरपतवार प्रबंधन। सरसों की फसल में चौड़ी एवं सकरी पत्ती वाले लगभग 15 से 20 प्रकार के खरपतवारों की समस्या होती है, लेकिन फसल को सबसे अधिक नुकसान ओरोबैंकी नामक खरपतवार से ही ज्यादा नुकसान होता है, जिसको कई नाम जैसे सरसों का मामा, मरगोजा एवं भूमि फोड़ इत्यादि से जाना जाता है। सरसों फसल के प्रमुख खरपतवार जैसे बथुआ, पीली एवं सफेद सैजी, प्याजी, कृष्णनील, चटरी, मटरी, कासनी, गजरी, दूब, हिरनखुरी, कटेली एवं सत्यानाशी आदि है। खरपतवार नियंत्रण में यांत्रिक विधि सबसे सरल एवं कृषकों द्वारा आसानी से अपनाई जाने वाली विधि है। जिन स्थानों पर मजदूरी की दर सस्ती है एवं निदाई के समय मजदूरों की उपलब्धता आसानी से हो जाती है, वहां पर यांत्रिक विधि अधिक लाभकारी होती है।
यांत्रिक खरपतवार नियंत्रण विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण तो होता ही है, साथ ही साथ गुड़ाई को हो जाने के कारण मृदा में वायु संचार हो जाने के कारण उपज में वृद्धि होती है। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमिथिलिन 1 लीटर सक्रिय तत्व पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के बाद परंत अंकुरण से पूर्व छिड़काव करना चाहिए। आलू में समन्वित कीट रोग प्रबंधन। आलू की फसल में प्रमुख कीट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने वाले कीट विभिन्न विषाणुओं के वाहक बनकर स्वस्थ पौधों में भी इन्हें पहुंचाते हैं तथा ये विषाणु फसल की अत्यधिक पैदावार कम कर देते हैं, जैसे माहू, सफेद मक्खी व रसाद कीट। इनके समन्वित नियंत्रण के लिए बीज की फसल में फोरेट 10G व इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग करना चाहिए। सब्जियों में उर्वरकों का उचित प्रबंधन। सब्जियों की खेती में खेतों में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश का प्रयोग प्रमुख रूप से उर्वरकों के रूप में किया जाता है। पोटाश तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बिजाई तथा रोपाई के समय कतारों से निश्चित दूरी व गहराई पर डालें ताकि पौधे पूरा लाभ ले सकें। नाइट्रोजन की आधी या 1/3 मात्रा बिजाई व रोपाई के समय तथा शेष खड़ी फसल में डालें। देशी खाद अच्छी सड़ी हुई का उपयोग करें। बीज बोने अथवा रोपाई के 2 से 3 सप्ताह पहले खेत की तैयारी करते समय अच्छी तरह मिला दें। इस तरह देशी खाद का लाभ फसल को मिलता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश आदि तत्व कीटों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। पोटाश के प्रयोग से फसलों में कीट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस का प्रयोग बिना पोटाश के करने से कीट का प्रकोप होता है, इसलिए सब्जियों में NPK का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। आप लगातार देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन का। आज के अंक में हमने जाना कि किस प्रकार से रबी में पौध संरक्षण किया जाए। इसी प्रकार से और बहुत सी किसानों के हित की जानकारियां लेकर आते रहेंगे हम आपके लिए। अगले अंक तक के लिए नमस्कार।